बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च किया जाएगा 8 मई को। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से सवाबी की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अभी ये इमरान खान साहब के जो रिश्तेदार हैं अहमद खान न्याजी, उन्होंने और दीगर जो रहनुमा इमरान खान साहब के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ कर रही है, ना जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है ना वो कुछ कर रही है, ना अपोजिशन लीडर सेनेट में या कौमी असम्बली में कुछ कर रहे हैं, और ना जो अहदेदारान हैं तहरीक इंसाफ के वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो इस वजह से अब ये लोग सामने आए, इन्होंने कहा जी हम अब एहतजाज करेंगे और लाएअमल का ऐलान करेंगे और बाकी सब लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। बार बार वीडियोस जारी की जा रही हैं, ज़ोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान के लिए निकलो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा दिखाई देता है बज़ाहिर कि तहरीक इंसाफ शायद खुद मायूसी का शिकार है। वो आवाम को मायूसी से कैसे निकालेगी? यानी पहले ये कहा जाता था तहरीक इंसाफ के अहदेदारान की जाने से कि 4 लाख बंदा चाहिए, 5 लाख बंदा चाहिए। अब वो कहते हैं कि करोड़ों बंदा चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए, निकालने के लिए। तो खुद निकलेंगे तो लोग निकलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप खुद घर बैठे रहें और लोग निकलें और निकल कर आपके लिए इनकलाब लें, ये मुमकिन नहीं है। और तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा तकसीम का शिकार भी हुई है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो नई हुकूमत बनाई गई, इससे बहुत सारी उम्मीदें थी। इमरान खान साहब ने बनाई ऐसे थी कि ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, मोबिलाइज़ करेंगे, चैनलाइज करेंगे, बड़े पैमाने पे नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की तहरीक जन्म लेगी। लेकिन हमने देखा कि वो नहीं हुआ। बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अमली तौर पर वो सारा कुछ जो तवक्को की जा रही थी वो हमने होता हुआ नहीं देखा। इस वक्त तो फ़िलहाल जो है चीज़ें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद मुश्किल में है, लेकिन आसिम मुनीर साहब कंफर्टेबल है और उनकी एक पोजीशन बन गई है और उस पोजीशन को वो एंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल। और उन्हें कोई ऐसी मुश्किल है भी नहीं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज खड़ा हो जाए। हत्ता कि जो अवामी इशूज़ हैं तहरीक इंसाफ उन पर भी किसी किस्म का एहतजाज करने के मूड में नहीं है। ना तहरीक इंसाफ किसानों के साथ खड़ी हुई, ना मज़दूरों के साथ खड़ी हुई, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई, ना एनर्जी के क्राइसिस में खड़ी हुई, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे खड़ी हुई, ना ही ये जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में बार बार उस पर भी खड़ी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ किसी जगह पे भी बतौर अपोजिशन मौजूदा हुक्मरानों के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज नहीं बनी। और ये बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता कई महीनों से अब ये बना लिया है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ से भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे इस तरह की अपोजिशन किसी भी हुकूमत को मिले, किसी भी हुकूमत को ऐसी अपोजिशन मिले, तो वो हुकूमत शुक्र अदा करेगी अल्लाह का कि ऐसी अपोजिशन हमेशा रहनी चाहिए जो किसी किस्म के मामले के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल देती नहीं है। पब्लिक अगर चाहे भी तो खुद रद्द-ए-अमल दे दे तो दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि तहरीक इंसाफ कौन सा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना। इधर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वो कोई एहतजाज प्लान करते हैं या महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इन चीज़ों के ऊपर निकलने का प्लान करते हैं। साथ ही जनाब अली पता चलता है कि वहाँ पे सेक्टर कमांडर में मीटिंग शुरू हो गई है सेक्टर ऑफिस के अंदर, और यहाँ पे जनाब मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो अब प्लानिंग कर रहे हैं। ISI की एजेंसी बीच में आ गई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसी बीच में आ गई है। वो बेचारे अब वो करें क्या? फौजियों से लड़ने की तो उनको ट्रेनिंग नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही वो एक मुज़ामत कर सकते हैं, लेकिन माजी में जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ामत की है लोगों ने। इमरान खान साहब इस वक्त बड़ी अच्छी मुज़ामत कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने मुज़ामत की माजी में, नवाज शरीफ ने हल्की बुल्की मुज़ामत की जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ामत की और लोगों ने भी मुज़ामत की पाकिस्तान में। और कभी वो कामयाब हुए, कभी नाकाम हुए, लेकिन मुज़ामत ज़रूर की। एक तस्वीर है नाज़रीन, ये पाकिस्तान में पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई है, ख़ास तौर पर पंजाब में। अब ये तस्वीर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बनी हुई नहीं है, ना ही ये तस्वीर जो है इसे कोई फोटोशॉप करके बनाया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब चल रहे हैं, सामने जर्नलों की लाइन लगी हुई है और जनरल बाजवा तारुफ करवा रहे हैं और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को सलूट मार रहे हैं। अब ये जनाब तस्वीर जब नौजवान उठा लेते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उठा लेते हैं तो उन वर्कर्स को ही उठा लिया जाता है। इस तस्वीर से ऐसा लगता है कि निज़ाम को खासी चिढ़ है, यानी वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब सलूट मार रहे हैं, ये तस्वीर मंजर आम पर आए। देखें, हकीकत है, इससे आप भाग तो नहीं सकते। सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी है
तो फिर इसमें नखरा कैसा और गुस्सा कैसा? यानी अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो यही आसिम मुनीर साहब अगर फील्ड मार्शल होंगे तो सलूट इनको मारना पड़ेगा। अव्वल तो पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन अगर पाकिस्तान की अवाम वाकई खड़ी हो जाती है, अड़ जाती है, डट जाती है, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनना पड़ जाता है, तो मुस्तकबिल की बात तो बाद में है। सबसे पहले तो आसिम मुनीर साहब को सलूट मारना पड़ेगा इमरान खान को, और वो फोटो फिर बाहर आ जाएगी। तो सरकारी मुलाजिम होता है। वैसे भी अब मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने गंदी आदत डाल दी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्हें अब उस तरह के वज़ीर आज़म पसंद है जो सलूट खाते नहीं है, सलूट मारते हैं। यानी सलूट करवाते नहीं हैं, सलूट करने के आदी होते हैं। इस किस्म के उन्हें वज़ीर आज़म पसंद आ गए। शहबाज शरीफ की तो महारत ही सलूट मारने में है। जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप को या किसी ताकतवर आदमी को देखते हैं तो देखते ही दूर से ही सलूट ठोक देते हैं, और जैसे ही नज़र पहुंचती है तो ऑटोमेटिक ही शहबाज शरीफ साहब का हाथ जो है वो उनके माथे पे पहुंच जाता है। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त की जो लेटेस्ट खबर है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से है। ये वही बहरी काफिला है जो रवाना हुआ गजा की जानिब, और ये स्पेन से निकले थे आज से कुछ रोज़ पहले, और स्पेन से निकलकर इनकी जो मंजिल है वो थी गजा। ये इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं गजा की जानिब, और 58 के करीब ये बहरी जहाज़ है। ये बड़े साइज़ की कश्तियाँ हैं और कुछ जहाज़ हैं। ये 58 के करीब इनकी तादाद है टोटल, और अब तक की इतलात के मुताबिक इनको घेरे में ले लिया है इसराइली फोर्सेस ने। लेकिन इनको बहरा रूम में जहाँ पे घेरे में लिया गया है वो बैनुल अक़वामी पानी है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई इसराइल की हदूद में दाखिल हो गए, ये गजा जा रहे हैं, और गजा इसराइल का हिस्सा नहीं है। देखें, कानूनी तौर पर तो इनको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर ये गजा जा रहे हैं और वहाँ जाके इमदादी सरगर्मियाँ या काम करना चाहते हैं तो गजा की गवर्नमेंट जाने और ये जाने, लेकिन इसराइल इनका मुहासरा कर रहा है। और 7 कश्तियों को इसराइली मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक कब्जे में ले लिया है, जबकि 11 जो बहरी जहाज़ हैं उनके साथ राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। अब इन जहाज़ों में बड़ी तादाद में इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया के कई ममालिक के साथ है। तो इसराइल को इस बात की परवाह नहीं है कि ये कौन कौन से मुल्कों से लोग हैं, कहाँ कहाँ से ये आए हुए हैं, और अगर इन्हें नुकसान हो गया तो किस किस्म का रिएक्शन आएगा। लेकिन वो जो दिल करता है वो करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का दस्ते शफकत इसराइल के हाथ के ऊपर है। जैसे आसिम मुनीर साहब के हाथ के ऊपर है ना, सर के ऊपर हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो दिल करता है ये कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का इन्होंने नक्कू ठप दिया, जो पाकिस्तान की हालत कर दी इन्होंने मईशत के मैदान में, अमन व अमान के मैदान में, इंसानी हकूक़ के मैदान में, अदलिया के मैदान में, मीडिया के मैदान में, हर तरफ इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर पे है तब तक इनको पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी तो आगे से कोई पूछने वाला हो ना। फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था। यानी जब फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा था, लबनान में गारंटी दी थी कि सीज़ फायर है लबनान में, तो ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाएं। तो ईरान बातचीत कर रहा था, लबनान के अंदर सीज़ फायर था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब मैंने तो यानी वहाँ भी शर्मिंदा करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही खबर दे दी इंटरव्यू देते हुए। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कहा था कि उन्हें ये काम ज़्यादा महारत के साथ करना होगा, इमारतों को नहीं गिराना, ये हौलनाक है और इससे इसराइल का तासुर ख़राब होता है। बस यही थी जंगबंदी की हकीकत। यानी जिस जंगबंदी की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी, उस जंगबंदी की हकीकत यह है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान कर दी। ट्रंप ने बमबारी में अपनी नाकामी का एतराफ़ भी किया। ट्रंप ने कहा, जी बमबारी से हमें वो फ़ायदा नहीं हुआ जो ईरान के अंदर हमने बमबारी की है, बल्कि नाकाबंदी ट्रंप ने कहा जी हमारी बहुत मुअस्सर साबित हो रही है। और इस वक्त ईरानियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ज़िबा किए हुए सूरों की तरह दम तोड़ रहे हैं। एटमी मामलात पर मुआहदे तक नाकाबंदी कतई तौर पर ख़त्म नहीं की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अच्छा, अब ये जो नाकाबंदी है ना, ये दो तरफ है। एक तरफ तो ईरान ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है आपने हुर्मुज़ के ऊपर, और बाहर से अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 3 दिन के अंदर ईरान अंदर से फटना शुरू हो जाएगा। ईरान की जो पाइपलाइंस हैं पेट्रोल की वो फटेंगी, क्योंकि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए जो तनसीबात हैं, तो ईरानी तनसीबात काम कर रही हैं, उनके जो तेल के कुएँ हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो काम करेंगे तो उनकी जो पाइपलाइंस हैं वो फटेंगी, वहाँ प्रेशर बहुत बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था। इस दावे के ऊपर पहले एक तो स्टेटमेंट है यहाँ पे काली बाफ का, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 3 दिन के बाद जवाब दिया। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया भी था कि उसने कहा था 3 दिन है ईरान के पास और 3 दिन के बाद ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे कालीबाफ ने कहा कि ट्रंप की 3 दिन वाली जो 3 दिन गुजर चुके हैं और एक भी तेल के कुएं में धमाका नहीं हुआ। हम इस मोहलत को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और आपको यहां से इन कुओं के बराह रास्त मनाजर भी दिखा सकते हैं। ये वो अहमकाना मशवरे हैं जो अमरीकी इंतज़ामिया को उनके वज़ीर ख़जाना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने नाकाबंदी के ख्याल को भी फ़रोग दिया और तेल की कीमत को $120 से ऊपर पहुंचा दिया। अब अगली मंजिल $140 फी बैरल है। मसला सिर्फ गलत नज़रियात का नहीं, असल मसला सोचने के अंदाज में है। ये बाकर कालीबाफ ने कहा और डोनाल्ड ट्रंप को उसके चैलेंज का 3 दिन के बाद जवाब दिया कि तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद यहाँ पे हमारे कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, तो एक भी कुएं में धमाका नहीं हुआ। तो हम तो तेल निकाल रहे हैं। ईरान जो यौमिया तेल निकाल रहा है ना इस वक्त, उसकी मिकदार मैं आपको बता देता हूँ। ये 35 लाख बैरल रोज़ाना तेल ईरान निकाल रहा है। अब 35 लाख बैरल तेल ईरान अगर रोज़ाना निकाल रहा है तो ये कब तक निकाल सकता है? क्योंकि देखें ना, ये तेल जो निकालेगा उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है जब आप तेल निकाल रहे हो और आप उसका आगे से आपके पास खाली करने का जरिया ना हो, तो फिर तो ये धमाके होने हैं। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज़ा था कि 3 दिन है ईरान के पास। लेकिन यहाँ पे जो टैंकर ट्रेडर्स कंपनी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जितने ऑयल टैंकर्स इस वक्त मौजूद हैं ईरान के आसपास और ईरान से एसोसिएटेड, ईरान 4 से 6 हफ्तों तक टैंकर्स की तरसील का काम जारी रख सकता है। यानी 4 से 6 हफ्ते तक ईरान बड़े आराम से अपना तेल निकालता रहे तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप को ये 3 दिन बताए गए थे, कालीबाफ ने 1 महीने का दावा कर दिया है। और अगर ईरान 5 लाख बैरल कम कर दे, यानी इसको 35 लाख बैरल से ले जाए यौमिया 30 लाख बैरल पे, तो वो 3 महीने तक भी इस मामले को घसीट के ले जा सकता है। ये दावा किया गया है बैनुल अक़वामी मीडिया में। अब ये खबर गलत साबित हुई डोनाल्ड ट्रंप की और उनको गलत मालूमात दी गई कि ईरान के अंदर कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, वहां पे तेल की पाइपलाइनें फट जाएंगी। एक और खबर भी है, ये 4 से 6 हफ्ते तक ईरान उस सूरत में निकालेगा कि कोई भी खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर दाखिल ना हो। अगर मजीद खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर आ जाते हैं तो ईरान इस टाइम को और भी बढ़ा सकता है। तो ईरान के पास कैपेसिटी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है ईरान के पास, ज़मीन पर तेल ज़ख़ीरा करने की इजाफी सलाहियत भी ईरान के पास मौजूद है, जिसके बारे में पक्का नहीं पता वो कितनी है, लेकिन ईरान वहाँ पे भी तेल ज़ख़ीरा करके लंबा चला सकता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था वो गलत साबित हुआ। इसमें ईरान के लिए आबने हुर्मुज़ पे कंट्रोल रखना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समंदर का फासला सामने नज़र आता है, वो ओमान है, ये ईरान है, तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए। आबने हुर्मुज़ बिल्कुल पतली सी एक जगह है, वहाँ छोटे रॉकेट और छोटे हथियारों के साथ भी वो किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे ज़मीन पे बैठ के। वो मुश्किल नहीं है। जबकि अमेरिका के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि अमेरिका खुले पानियों के अंदर है, गल्फ ऑफ ओमान में और उससे आगे अरेबियन सी में। अब जिस तरह के पानियों के अंदर अमेरिका इस वक्त अपने बहरी जहाज़ों को लेकर मौजूद है, वहाँ से अगर जहाज़ गुजरते हैं तो वो बहुत बड़ा रकबा, बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है और समंदर के अंदर ये थका देने वाला काम है। यानी एयरफोर्स और ज़मीनी अफवाज के लिए कभी उतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी बहरिया के लिए होती हैं। इनका बहुत टफ काम होता है, बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम होता है। ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है और इसमें कामयाबी के इम्कानात उतने नहीं होते जितने ज़मीन के ऊपर या फ़िज़ा से अटैक के ऊपर होते हैं। तो इसलिए यहाँ अब अमेरिका के लिए एक चैलेंज है कि वो कितने लंबे अरसे तक ये काम करता रहेगा कि नाकाबंदी जारी रखे। देखिए, इसके अखराजात भी उसको पड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा पंगा ये है कि अभी जर्मनी के जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने कह दिया कि हमारी जो माशी तरक्की है वो आधी हो गई है और हमारी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं और उनको इसका डैमेज हो रहा है, और वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ छिड़ जाने वाली जंग की वजह से हो रहा है और आबने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। यही बात जो है वो दीगर जो जनूबी ममालिक हैं यूरोप के, उन्होंने भी अमेरिका से मदद की अपील की है और वो भी ये बता रहे हैं कि हमारी मईशत कसाद बाजारी की तरफ जा रही है, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं।